आज हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हमें पता तो है ही कि असल में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ nutrition in which the organisms are dependent on others for their food, ठीक है। ये लिख सकते हैं, नहीं तो एक और हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि it is a type of nutrition in which organisms directly or indirectly depend on autotrophs, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ऑटोट्रॉफ्स की, भाई ऑटोट्रॉफ्स आपके क्या हो गए, लेट्स से ग्रास या फिर ट्रीज़, ये सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तो जैसे डियर है, तो डियर क्या करेगा, डियर ये ग्रास वगैरह खाएगा, तो ये तो हो गया डायरेक्टली कि ये हेटरोट्रॉफ है और ये डायरेक्टली आपके ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड कर रहा है। और इनडायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्टली ऐसे ही कि लेट्स से टाइगर है, तो टाइगर तो आपका कार्निवोरस है, ठीक है। तो कार्निवोरस तो मीट ही खाता है, सिर्फ ग्रास तो खाएंगे नहीं, तो वो डियर को खाएगा। घास एक तरीके से इनडायरेक्टली लिंक्ड है टाइगर से, क्योंकि टाइगर के पास भी तो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि असल में जो आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कौन कौन फॉलो करते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं, आपका यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो अमीबा करता है, ठीक है। पैरामीशियम करता है, ठीक है। हाइड्रा करता है, हाइड्रा आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और एक्सेट्रा। और अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं तो क्या होता है, तो मल्टी सेलुलर में हम हैं ह्यूमंस, जिनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस, ठीक है। और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे कुछ भी आप नाम लिख दीजिए, लायन, ये सारे, टाइगर, ठीक है। जितने भी आपको एनिमल पता है उनके नाम लिख लीजिए और साथ में एसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं जो आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है वो सारी की सारी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करती है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि असल में न्यूट्रिशन जो अमीबा लेता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना खाता है और डाइजेस्ट वगैरह करता है। तो सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है अमीबा, ठीक है। अब अमीबा हेटरोट्रॉफिक में स्पेसिफिकली कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा यूजेस इज होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका जो खाने का तरीका है, अमीबा का जो खाने का तरीका है उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। उस नाम क्या है, उस खाने के तरीके को नाम दिया गया है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो अमीबा का डायग्राम देख लेते हैं कि असल में अमीबा दिखता कैसा है। अमीबा का इरेगुलर सा शेप रहता है, कुछ भी शेप का आप बना सकते हैं, ये इसकी खासियत है,
यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस को मैं इतना डिफाइंड बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल न्यूक्लियस आपका रहेगा। तो ये होता है उसकी सेल बॉडी, अमीबा की सेल बॉडी नहीं बोलेंगे हम, वैसे होता हो यूनिसेलुलर ही है, ठीक है, हम उसकी सिंपल बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और ये होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं अमीबा में, क्योंकि बेचारा यूनिसेलुलर तो है, तो क्या क्या तो डिफाइन करें। तो ये आपका डायग्राम हो गया अमीबा का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि असल में जो अमीबा है वो किस तरीके से अपना खाना खाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले लेट से ये अमीबा है, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। इसने देखा कि ये आ रहा है फूड, ये कोई एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, कीड़ा लग रहा है बट हम मान लेते हैं फूड है, ठीक है। तो ये फूड आ रहा है, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये करेगा कि वो असल में कुछ उसकी तरफ ऐसे बेंडिंग टाइप बना देगा, ठीक है, ऐसी बेंडिंग टाइप बना देगा। और ये है उसका न्यूक्लियस, और ये रहा उसका जो फूड पार्टिकल जहाँ पे वो बेंडिंग में फंस जाएगा, ठीक है। ये वो फूड पार्टिकल है, सबसे पहले ये क्या है, ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें ये असल में ये जो इसने बनाया है, इसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, इसका नाम है सूडोपोडिया, ठीक है। हम इसे सूडोपोडिया कहते हैं कि असल में जब अमीबा इस टाइप का बनाता है ताकि कि वो खाने को अंदर ले सके, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या बनाता है, इस टाइप का जो चीज़ बनाता है उस चीज़ को हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। तो अमीबा ने इसलिए करा है ताकि कि जो ये फूड पार्टिकल है उसके अंदर जा सके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है, कि खाने को हम अंदर, अमीबा जो है अपने अंदर ले रहा है। अब देखिए खाना अंदर चला गया, अब क्या होगा, खाना अंदर जाने के बाद इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद क्या होगा, आपका जो खाना है वो अमीबा ये पूरा पहले अपना सूडोपोडिया बंद कर देगा अमीबा, ठीक है। यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है और ये रहा उसका खाना। तो खाने में क्या होता है, जब खाना उसके अंदर चला गया तो वो उसको एक वैक्यूल के अंदर रख देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। और यहाँ पे ये प्रोसेस है जहाँ पे वो अपना खाना जो है उसने अंदर जो लिया है उसको डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हेल्प करता है ताकि कि कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में तोड़ सके। तो यहाँ पे जो भी उसके अंदर अमीबा के अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे वो एक्ट करेंगे ताकि कि उस फूड वैक्यूल में, ताकि कि असल में ये जो फूड है ये पूरे के पूरे फूड वैक्यूल में फैल जाए, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन भी हो गया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या है, डाइजेशन के बाद जो आपका फूड बना है, सारा का सारा वो जो फूड आपका यहाँ पर ये जो वैक्यूल था, ठीक है, वहाँ पे जो ये फूड है वो फैल जाएगा। तो अब यहाँ पे जब वो फूड फैल चुका है तो वैक्यूल क्या करेगा, जो अमीबा है वो चारों तरफ जिस तरीके से पहले डाइजेस्ट कर रहा था, अब अमीबा चारों तरफ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडी में, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, तो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इंजेशन खाना टेक उसने करा, डाइजेशन उस खाने में थोड़ी बहुत उसकी बॉडी की थोड़ी एंजाइम्स लगी ताकि कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में तोड़ सके, और एक फूड वैक्यूल के अंदर ये बनाता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता। तो फूड वैक्यूल में वो पूरा का पूरा खाना टूट चुका है सिंपलर फॉर्म में, अब वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब उसने करा तो अब क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अमीबा जो है, अमीबा का साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि असल में उसका जो खाना है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं वो खाना जो है सारा एसिमिलेट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन,
ठीक है, जहाँ पे आपका सारा जो खाना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, और एब्जॉर्ब होने के बाद आपका जो साइज़ है, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, तो उसी तरीके से अमीबा भी अब थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, उसकी बॉडी में भी ग्रोथ हुई, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन हुआ। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन सब कुछ हो गया और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है तो वो बाहर निकल जाएगा। जो हम सुबह सुबह करते हैं वो ये बाहर निकाल देगा और नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। जो जो उसका काम का था वो रखेगा और बाकी चीज़ें गई बाहर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलिए या फिर आप इजेशन बोलिए या फिर डेफिकेशन बोलिए, आपकी मर्ज़ी आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रोसेसेस को हम इस नाम से बोलते हैं। तो चलिए, ये था आपका अमीबा का। ठीक है, कि वो किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन अंदर लेता है, और वो तो यूनिसेलुलर है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारा पेरिमीशियम की, तो पेरिमीशियम भी इसी तरीके से लेता है। बस उसमें क्या होता है, आप देखिए, जैसे अमीबा में क्या है, अमीबा में जहाँ फूड उसे मिलेगा, जैसे कि यहाँ फूड था, बट अगर मैं अमीबा नॉर्मली बनाऊँ, ये अगर अमीबा ऐसा है, ठीक है, उसे अगर फूड यहाँ पर मिला तो वो अपने जो सूडोपोडिया खोलता है वो इसके फूड के अकॉर्डिंगली खोलता है कि असल में फूड कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वो सूडोपोडिया खोलेगा। ठीक है, बट हर एक यूनिसेलुलर का अपना अलग अलग तरीका है इंजेक्शन करने का। बाकी सेम, बाकी सब कुछ तो सेम रहता है कि असल में जब इंजेक्ट हो गया खाना, अंदर जब चला गया, तो उसके बाद वो जो यूनिसेलुलर है वो आपका क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडी में। ठीक है, अब वो बॉडी में जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लास्ट में निकल जाएगा, एक्सक्रीशन या फिर एजिशन या फिर डिफिकेशन। डिफिकेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम पेरीमीशियम की बात करें तो पेरीमीशियम सबसे पहले दिखता कैसा है, इस टाइप का आपका पेरीमीशियम होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है आपका पेरीमीशियम। यहाँ पे आपका उसके सीलिया लगे हुए होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े जो बाल होते हैं ना, बाल से लगे हुए रहते हैं। तो बस उसका इजेशन का तरीका ही अलग है, बाकी सारा का सारा तरीका सेम है कि एब्जॉर्ब किस तरीके से करेगा, वैक्यूल बना देगा। ठीक है, तो ये पेरीमीशियम है, यहाँ पे उसका कॉम्प्लेक्स एक न्यूक्लियस बना देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो जैसे लेट से फूड यहाँ पर आया, ठीक है, अब ये सूडोपोडिया तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये अपने हेयर्स के थ्रू इस फूड को सरकाएगा। तो सरका के कहाँ लाएगा, माउथ में, ये उसका माउथ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसका माउथ रहता है। तो ये किसका डायग्राम है, पहले तो पेरीमीशियम। ठीक है, अब यहाँ पे माउथ में लाएगा और फिर वही चीज़ें होंगी, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, वो सारी फिर चीज़ें होंगी आपकी। तो ये तो हो गई यूनिसेलुलर की बात। अब अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, यानी कि ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और उस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक सिस्टम दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करेंगे अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है, तो मैं अभी तो सिर्फ इजेशन तक ही डिस्कस करूंगा ताकि कि आपको रिवाइज करने में इतना दिक्कत ना हो, क्योंकि साथ साथ आपको रिवाइज भी करते चलना है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले प्रोसेस किस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा आपका। सबसे पहले इजेशन होगा, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन होगा, इंजेशन के बाद आपका जो फूड है, फूड वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा। अब डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, आपके अंदर ग्रोथ आएगी। ठीक है, और एसिमिलेशन के बाद एक्सक्रीशन।
बस ख़त्म हो जाएगा आपका सारा का सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरे जो स्टेप्स लग रहे हैं ये पूरे के पूरे आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। देखिए अब बात आती है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मतलब अच्छा आप क्या करिए, आप रेफ़र करिए एनसीईआरटी खोल लीजिए, उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम रेफ़र करिए, ठीक है। तो उससे पूरा जब तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आपका ये वाला टॉपिक चल रहा है, तब तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रेफ़र करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा वहाँ पे फिर दूसरा सिस्टम रेफ़र करेंगे जो भी डायग्राम आपको दे रखा है। तो अभी बुक खोल के बैठिएगा एनसीईआरटी, ताकि कि आपको चीज़ें पता चलती रहें फ़िलहाल के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि असल में आप देख रहे होंगे, अगर आप खोल के बैठे हैं बुक, तो उसमें एक लंबी सी ट्यूब है, ठीक है। लंबी सी ट्यूब है जहाँ से माउथ से शुरू हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, एंड हो रही है एनस पे, ठीक है। तो वो जो लंबी और उसका अलग अलग चीज़ बनती जा रही है, जैसे कि बीच में कहीं पर वो स्टमक बन गई, ठीक है, कहीं पर वो लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, ठीक है, और लास्ट में वो एनस है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वो जो पूरी की पूरी माउथ से लेकर पूरा एनएस तक, वो पूरी जो लॉन्ग ट्यूब है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि क्या होता है, तो ये होता है 9 मीटर लॉन्ग, वो पूरी की पूरी जो लंबी सी है वो 9 मीटर की होती है। 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल जिस तरीके से आपका जो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर में एंजाइम कौन सेक्रेट करता है, एक एक सेल है वहाँ पे, तो सेलुलर में इतने ज़्यादा एंजाइम सेक्रेट करने के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। बट अगर हम मल्टी सेलुलर में जा रहे हैं, तो जब एंजाइम आपको सेक्रीट करनी है, तो पर्टिकुलर एंजाइम ही किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज आएगी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एंजाइम कौन सेक्रीट करेगा, उसको भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन दिया गया है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गन है, यही पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर एंजाइम सेक्रेट करेगा, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम है ग्लैंड्स। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एन ऑर्गन इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी which secretes particular chemical substance for use in the body, ठीक है। वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस क्या है, आपका एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि असल में एंजाइम्स होता क्या है। एंजाइम्स मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि असल में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्मेट में तोड़ने के लिए एंजाइम्स काम आते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बायो कैटलिस्ट which are used to break complex substances into simpler one, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए मदद करता है एंजाइम्स, ठीक है। तो अब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में हम कितने तरीके की ग्लैंड्स पढ़ेंगे, डाइजेशन में हम 3 तरीके की ग्लैंड्स होती बहुत सारी है, बट डाइजेशन इन पर्टिकुलर, इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में हम 3 तरीके की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिवर, लिवर लिवर आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना कि लार्जेस्ट
ग्लैंड है। फिर हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में। पढ़ेंगे नहीं बेसिकली, कि यूज़ आएंगे कि यहाँ से आपकी एंजाइम्स जनरली डाइजेशन में सेक्रीट होती है, पैनक्रियास। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर। बट अगर मैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करूँ तो क्या आपको पता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो नोट करके लिख लीजिए कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा नोट है आपके लिए। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। स्मॉलेस्ट पाइनियल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस की। तो सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये एक एक करके पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा, जिसमें से मेन प्रोसेस आपको दिख ही रहा होगा कि आपका डाइजेशन होगा मेन प्रोसेस। बाकी सारे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो बात करते हैं इंजेशन की। ठीक है, इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होता है? सिंपल, जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हैं, खाना को हाथ से तोड़ने के बाद, मतलब जैसे ही आपने हाथ में उठाया, हाथ से उठाने के बाद जो मुंह में रखने का प्रोसेस है, वहाँ तक वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, तो जस्ट पुटिंग द फूड inside our mouth is termed as ingestion। ठीक है, बस यही होता है इंजेशन, कि आप सिर्फ अपना खाना हाथ से उठाकर आप अपने माउथ में रख रहे हो। अब डाइजेशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क यही है कि आप रिवाइज करते रहें। लास्ट क्लास का भी रिवाइज करें, स्टार्टिंग से चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि कि आपकी ग्रिप बनी रहे चैप्टर में, क्योंकि बायो बहुत जल्दी भूल भी सकते हो आप। तो रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।